हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम कल पढ़ रहे थे विद्युत धारा के बारे में। जो विद्युत धारा यानी कि विद्युत का चैप्टर चल रहा है, उसमें हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे प्रभावित होती है, कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, यही हमें जानना है। जैसे देखिए, विद्युत धारा, अब विद्युत का चैप्टर चल रहा है। तो कोई भी तार है, समझ लो कोई भी तार है, तो कोई तार है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं यानी कि चल रहे हैं, तो वो कैसे चल रहे हैं, यानी कि उनको चलने के लिए किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता होती है, जिससे वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो वही हम कह रहे हैं कि विद्युत धारा यानी कि कोई भी पदार्थ जो है वो किसका बना है, कोई भी पदार्थ परमाणुओं का बना है। और परमाणु हमारे जो हैं उसमें क्या होता है, परमाणुओं में हमारे क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो वही इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहा है, तो उसे हम किसी भी बहाव को, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों के बहाव को हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे हमने कल बताया था आपको कि नदी या समुद्र में जैसे पानी का बहाव होता है, दूध का बहाव होता है, तो वो इसका एक धारा होती है। तो उसी प्रकार जैसे हम इंग्लिश बोलने लगे, तो वो क्या कहलाएगी, इंग्लिश की धारा कहलाएगी। ठीक है, तो वैसे ही हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का बहाव जो हो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा में अब इलेक्ट्रॉनों का बहाव, ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा विद्युत धारा में। तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉनों के बहाव को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बहाव को क्या कहते हैं, बहाव को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे हमारा तार जो होता है, कोई भी तार ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उनको एक तरफ से ढकेलने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो उसको ढकेलता है यानी कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का जो काम करता है वो क्या कहलाता है, हमारा वोल्टेज कहलाता है। और जो उसको रोकने का कार्य करता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन को रोकने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो वही हमने कहा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, उसको ढकेलने का काम कौन करता है, ढकेलने का काम कौन करता है, हमारा ढकेलने का काम करता है इलेक्ट्रॉनों के ढकेलने का काम वोल्टेज करता है। ठीक है, क्या करता है, वोल्टेज करता है। लिख दे रहे हैं जिससे याद रहे, वोल्टेज करता है। और उसे रोकने का कार्य क्या करता है, रोकने का कार्य कौन करता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो हमने कल बताया था कि अगर इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, जैसे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें हमने बताया था कि 625 जीरो कर देंगे और उसके बाद हम 15 जीरो आगे बढ़ा देंगे। तो सोचिए इतने सारे
इतने सारे इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित होते हैं, प्रति सेकेंड प्रवाहित होते हैं। जैसे हमें 1 एम्पियर का करंट लगता है तो हमारे शरीर में जो है इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि हमें करंट लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमें करंट लग गया। तो क्या होता है कि 1 एम्पियर का करंट लग जाने से इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिस कारण हमें हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो इससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि 1 एम्पियर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 प्रति सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आप देखिए कि हमारे तार में क्या है कि उसमें एक हमारा होता है टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन। जैसे टंगस्टन लगा दिया जाता है, कलर चेंज कर रहे हैं, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा होगा, तो कलर चेंज कर लिया हमने। तो अगर हम किसी चीज में टंगस्टन का तार यूज करते हैं तो टंगस्टन क्या करता है कि उसमें जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं प्रवाहित करवाया जाता है। तो क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है, एकदम से गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, जिससे वो क्या होता है कि बल्ब मतलब जलने लगता है। तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? वो इतना गर्म हो जाता है कि वो जलने लगता है। तो इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्युत बल्ब में किया जाता है, यानी कि बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे वो जलने लगता है। और एक चीज, एक तार और, जैसे नाइक्रोम हो गया। क्या हो गया? नाइक्रोम हो गया। नाइक्रोम जो है उसमें क्या होता है, नाइक्रोम का तार जब लगा दिया जाता है तो वो क्या करता है कि वो उसको जब लगाया जाता है तो वो इतना, जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो इतना गर्म, यानी कि उसमें इतनी गर्मी हो जाती है, इसमें इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि वो हीट करने लगता है, यानी कि गर्मी पैदा कर देता है। तो वो उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? एकदम गर्मी से लाल हो जाता है, यानी कि उसमें किस चीज में इसका प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा, जैसे हमारा फ्रिज हो गया, और क्या हो गया? इस्त्री हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीज, जैसे इन चीजों में जो गर्मी पैदा करती हैं, जैसे हमारा हो गया इस्त्री हो गया, और एक हमारा होता है कॉपर का तार। ठीक है, क्या होता है? कॉपर का। तो कॉपर के तार में क्या होता है? कॉपर का तार किसमें यूज किया जाता है? कॉपर जो होता है, अगर कॉपर को लगा दिया जाए तो क्या करता है कि वो इतना उसे मतलब गर्म हो जाता है कि वो घूमने लगता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो घूमने लगता है। तो ऐसी प्रवृत्ति वो दर्शाता है। तो इसका प्रयोग किसमें करते हैं? जैसे पंखा में लगा दिए तो पंखा क्या करता है कि इतना उसको गर्मी हो जाती है, इतना वो गुस्सा उत्पन्न हो जाती है उसमें कि वो घूमने लगता है। तो उसका प्रयोग किस चीज में कर दिया गया? पंखा में कर दिया गया। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आया। अब इसको हम, ये जो हमारा दिया हुआ है 1 एम्पियर में हमारा जो दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे कि हमारा न्यूट्रल और फेज और न्यूट्रल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे तार 2 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल और, यानी कि फेज और न्यूट्रल या फेज। तो अब इसको हमें जानना है। जैसे हमने देखा होगा कि कोई भी चीज है, जैसे कोई भी विद्युत का उपकरण है, उसमें 2 तार लगे होते हैं। एक हमारा होता है फेज होता है और एक होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये फेज और न्यूट्रल क्या है?
फेज और न्यूट्रल क्या है, ठीक है। तो फेज जो होता है उसमें क्या होता है कि वो गर्मी ज्यादा देता है, इसको गर्म तार भी कहते हैं, फेज को हम गर्म तार भी कहते हैं। और ये रेड होता है, ठीक है, ये रेड कलर का होता है, इसको रेड कलर का बनाया जाता है। और ये जो होता है हमारा न्यूट्रल जो होता है, उसको ठंडा तार के नाम से जाना जाता है और इसको ब्लैक कलर से कर देते हैं। इसको ठंडा तार के नाम से जानते हैं और इसको ब्लैक कलर से पहचानने के लिए कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जैसे कोई भी मशीन होती है, ठीक है, उसमें दो तार लगे होते हैं, कौन से, फेज और न्यूट्रल। तो अब इसमें हमने एक मशीन जोड़ दिया, समझ लो ये हमारा फ्रिज है, ठीक है, इसमें एक मशीन जोड़ दिया। अब ये हमारा तार जो है, इधर से फेज हमारा जा रहा है, ठीक है, फेज जा रहा है। और तार में क्या होता है कि उसको विद्युत धारा जो होती है उसमें जाने के बाद उसको लौटने की भी जगह होनी चाहिए, लौटने का भी रास्ता होना चाहिए उसके पास। अगर उसके पास लौटने का रास्ता नहीं है, अगर फेज जा रहा है और उसके लौटने का रास्ता नहीं है, तो वो कोई भी काम नहीं करेगा, यानी कि वो कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हमारा फेज जो है वो जा रहा है और अब क्या होता है कि न्यूट्रल से होकर वो आ रहा है, ठीक है। तो दो तरीके के तार होते हैं। अगर यहां पर कोई भी लीकेज होती है, ठीक है, समझ लो यहां पर कोई लीकेज है, तो क्या होता है कि हमारा फेज जा तो रहा है, लेकिन अब वहां ये निकल भी रहा है, लेकिन ये अब इससे टच हो रहा है, ये हमारा फेज जो है इससे टच हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम अगर इसको तब छू लेंगे, जैसे तार में कहीं भी अगर कटा पिटा होता है तो क्या होता है, करंट लग जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर ये इससे टच होगा, इसमें कहीं लीकेज होगी, तार में कहीं लीकेज होगी, तो अगर ये इससे टच होगा तो क्या होगा, हम इसको छू लेंगे अगर, तो हमें करंट लग जाएगा, ठीक है, तो हमें करंट लग जाएगा। तो वही कह रहा है कि हमें फेज जो होता है हमारा वो जाता है, जाने वाली धारा जो है, और न्यूट्रल क्या है वो वापस आता है, ठीक है, यानी कि वापस लौटता है। तो फेज जाता है और जाने को हम फेज कहेंगे और आने को क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। अब हमने देखा होगा कि जैसे कहीं पर भी पक्षी जो बैठे होते हैं वो किस पे बैठे होते हैं, फेज पे बैठे होते हैं। अगर वो न्यूट्रल पे होते, न्यूट्रल पे अगर उनका भी कोई भी, अगर हमने कभी सोचा है कि जैसे हमारा पक्षी होता है, ठीक है, पक्षी जो होता है वो तार पर बैठा होता है, उसको करंट क्यों नहीं लगता है, उसको करंट क्यों नहीं लगता है, तो अगर उसका वो फेज पर बैठा होता है इसलिए उसको करंट नहीं लगता। लेकिन अगर उसके पूंछ कहीं भी इसको न्यूट्रल को टच कर गई, अगर उसकी पूंछ कहीं भी न्यूट्रल को टच कर गई तो क्या होता है कि उसको करंट लग जाता है और हम देखते हैं कि पक्षी मर गया, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अगर धारा जो है प्रवाहित हो रही है और उसके जाने वाले को क्या कहेंगे, फेज कहेंगे, और आने वाले को न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया। अगर उसके जाने का कोई रास्ता यानी कि लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं करेगा, तो इसीलिए इसमें दो तार लगाए जाते हैं, कौन कौन से, फेज और न्यूट्रल। हमने किसी भी चीज में देखा होगा कि दो तार होते हैं, उसमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो चलिए अब इतना हमें समझ में आया। अब हम आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे विद्युत आवेश क्या है। हम अपने टॉपिक पे आएंगे क्योंकि हमें बुक के हर टॉपिक को कवर करना है। तो विद्युत आवेश क्या है, अभी तो हम आपको समझा रहे थे विद्युत आवेश क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो जैसे कोई भी पदार्थ जो है वो कोई भी पदार्थ परमाणुओं का बना है, कोई भी पदार्थ जो है वो परमाणुओं का बना है, उसमें कौन कौन से आते हैं, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन प्रोटॉन जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं
और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये हमने आपको कल बताया था। तो जैसे किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित, सॉरी इसमें थोड़ा सा यहां पर हमने गलत कर दिया है, यहां पे हमारा 18 होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा, टर्न प्रति सेकेंड। चलिए तो चलिए इसमें देखते हैं। ये हमारा विद्युत आवेश का चल रहा है। तो किसी चालक में या किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ में जो चुंबकीय विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं। जैसे हमारा पदार्थ जो हमने बताया कि परमाणुओं का बना होता है, पदार्थ हमारा परमाणु, कोई भी पदार्थ है परमाणुओं का बना है, तो उसमें क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि किसी चालक में या किसी पदार्थ में जो विद्युत तथा चुंबकीय, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो हैं, उसमें क्या होता है कि उसके संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में कमी या वृद्धि हो जाने पर उसमें जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत, यानी कि उसमें कमी या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाने से उसमें एक विशेष प्रकार का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें हम एक चीज और लिखेंगे कि अब हम इसमें जानेंगे कि विद्युत, इस चैप्टर में हमारा और क्या है? विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के बारे में हमें जानना है। क्या है? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध हमने अभी आपको बताया कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने में, यानी कि धारा जो प्रवाहित हो रही है उसमें जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, कोई भी चीज जो है अवरोध जो उत्पन्न कर रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने यानी कि रोकने, अवरोध उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो
तो हमने बताया था अभी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको ढकेलने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है। तो ढकेलता कौन चीज है? वोल्टेज हमारा। और प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध उसे रोकता है। प्रतिरोध क्या करता है? उसको रोकता है, रोकने का कार्य करता है। तो जब इधर से ढकेल रहा है और उधर से क्या हो रहा है कि रोक रहा है, इधर से ढकेल रहा है और उधर से रोक रहा है, ठीक है। तो रोकने वाले को क्या कहते हैं? रोकने वाले को हम क्या कहते हैं? रोकने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जो चीज विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर रही है, जो चीज यानी कि जो उपकरण विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर रही है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। चलिए, R बराबर बी आई, R बराबर बी आई। तो हम प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। तो R हमारा क्या हो गया? R हमारा प्रतिरोध हो गया, B हमारा वोल्टेज हो गया, I हमारा एम्पीयर हो गया, यानी कि धारा हो गई, ठीक है। तो अब जैसे हम देखेंगे, अब हम ओम के नियम से समझेंगे। ओम के नियम से समझेंगे। ओम के नियम आगे हमारा है ओम का नियम। आगे क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम आगे हमारा है ओम का नियम। अब ओम ने क्या किया? ओम ने क्या किया? तो ओम ने ऐसे हमको बताया कि जो धारा है, उसमें धारा है जो जैसे उसने प्रयोग किया कि जैसे हमने वोल्टेज को 20 रख दिया, ठीक है, और वोल्टेज हमारा 20 हो गया और ये हमारा 5 हो गया, ठीक है, धारा हमारी 5 हो गई। तो इसको जब जोड़ा गया तो क्या हुआ? तो हमारा प्रतिरोध कितना आया? कितना आया? 4 आया, यानी कि 4/1, ठीक है। तो यानी कि 4 आया। तो क्या वही कह रहा है कि ओम का नियम यही कह रहा है कि अब उसने जब इसको देखा तो उसने वोल्टेज को और बढ़ाया, वोल्टेज को और बढ़ाया। तो क्या कर दिया कि इसको 40 कर दिया, ठीक है, वोल्टेज को 40 कर दिया और धारा हमारी 10 हो गई, यानी कि 40 वोल्ट का वोल्ट कितना रखा? 40 रखा और धारा कितनी प्रवाहित की? 10। तो अब क्या हुआ कि इसमें भी हमारा 4 ही आया, इसमें भी हमारा जो हमारा प्रतिरोध था वो 4 ही आया। तो इन ओम का नियम क्या कहता है कि ओम का नियम कहता है कि वोल्ट और विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध नहीं कहते हैं। इसमें हम लिखने वाले थे कुछ दूसरा लिख लिए हैं। तो वोल्ट और विद्युत धारा के अनुपात क्या होता है? प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी कि हमारा प्रतिरोध जो है उतना ही आएगा अगर हम इसका वोल्ट और विद्युत धारा को अलग अलग करें, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा? जैसे हमने इसको
अब हमने 20 रख दिया इसको और इसको 5 रख दिया, सॉरी 20 और 5 हमारा हो गया है। अब हम इसमें 40 रख देंगे, यहाँ पे 40 रख दिए और ये हमारा 5 हो गया। तो अब भी हमारा कितना आएगा, अब भी हमारा 4 ही आएगा, अब हमारा 4 ही आएगा। तो वही कह रहा है, ओम का नियम क्या कह रहा है, ओम सब कुछ समझने के बाद उन्होंने अपने प्रयोगों को समझने के बाद क्या बताया कि जो वोल्ट है और विद्युत धारा जो है वो उसका अनुपात जो है वो प्रतिरोध के बराबर है, उसका अनुपात क्या है, प्रतिरोध के बराबर है। तो उन्होंने अपना क्या नियम दिया, R बराबर B अपान I, R बराबर, तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं B बराबर IR, B बराबर IR। लेकिन हमें ओम ने ये सूत्र दिया था, ठीक है, ओम ने हमें सूत्र क्या दिया था, R बराबर B अपान I। अब हम इसको न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि जो चीज पूछेगा उसमें, जो चीज उसमें न्यूमेरिकल्स में पूछी जाएगी उस तरह से हम उसको कर सकते हैं, इस सूत्र को उस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे ओम का नियम हो गया, ये हमारे ओम का नियम हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अब हमारा अगला टॉपिक है तो हमारा अगला है, हाँ अभी हमने क्या समझा कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम जैसे कोई भी चालक है, इसको समझने के लिए कोई भी चालक है जिसमें कोई भी, यानी कि उसके लंबाई, ताप, दाब किसी में भी परिवर्तन ना किया जाए, किसी में भी परिवर्तन ना किया जाए, तो और उसके जो सिरे हैं, उसके जो सिरे हैं, कोई भी चालक तार है, उसके ताप, उसकी भौतिक अवस्था यानी कि ताप, दाब और लंबाई में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, तो उसकी जो सिराएं हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो सिराएं हैं और उसकी सिराओं के तथा उसमें बहने वाली धारा, तथा उसमें उस चालक तार में बहने वाली धारा उसके किसके बराबर होती है, उसके प्रतिरोध के बराबर होती है, प्रतिरोध के बराबर होती है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, तो ये चीज यहीं पे बताई गई है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा और लिख लेंगे ओम के नियम में, ओम के नियम को हम किताबी भाषा में देख लेंगे। ओम का नियम वो तो हमने समझाने के लिए आपको बताया। अब हम कोई भी चालक, कोई भी चालक जिसकी भौतिक अवस्था, जिसकी भौतिक अवस्था यानी कि भौतिक अवस्था यानी कि ताप, दाब, लंबाई, ताप, दाब, लंबाई यानी कि अपरिवर्तित रहे, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे, तो अपरिवर्तित रहे, तो उसमें उसके सिरों पर लगे विभवांतर, उसके सिरों पर लगे विभवांतर व धारा का अनुपात नियत रहता है, ये हमारी किताबी परिभाषा हो गई। नियत रहता है, तो ये हमारी किताबी भाषा हो गई, ठीक है, ये हमारी किताबी भाषा हो गई। इसका सूत्र क्या है, ये हमारे
ओम का नियम है, और इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो आज हमारा क्या क्या हुआ, तो आज हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा कि विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है, उसको हमने समझाया आपको। और 1 एम्पियर में कितनी धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर में कितनी धारा प्रवाहित होती है, ये हमने जाना। और न्यूट्रल और फेज क्या होता है, न्यूट्रल और फेज क्या होता है, और विद्युत आवेश क्या है, इसके बारे में जाना। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध जो लगा होता है वो क्या है, उसके बारे में जाना हमने। प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में हमने जाना। और हमने ओम का नियम देख लिया, ओम का नियम क्या कहता है, इसको हमने देख लिया कि ओम के नियम ने क्या सत्यापित किया था। तो ये था हमारे ओम का नियम था। तो आज हम अपने इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। आज के हम अपने वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले हैं, और हमारा जो टॉपिक रह गया है उसको हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।